हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे पढ़ाकू आर्मी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास लेने के लिए सब लोग तैयार हो? बोलो यस 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 यस। कौन कौन हमसे जुड़ चुका है? कौन कौन हमसे जुड़ चुका है? तो हमारे साथ आदित्य जुड़ चुके हैं, सुमित जुड़ चुके हैं, हर्ष जुड़ चुके हैं, रश्मि जुड़ चुकी हैं, विजय कुमार जुड़ चुके हैं, रामदेव जुड़ चुके हैं, आशीष जुड़ चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से इस क्लास में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। एक तरफ से जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सबको गुड इवनिंग। तो मेरे भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट यानी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 को तहस नहस कर देंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस लाइनों को मोटिवेशन आपको 2 घंटे कम से कम बना के रखना है। तो आइए बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है। तुम्हारे लिए एक लाइन है, देखिए कि मैं लड़ूंगा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक। मैं लड़ूंगा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, क्योंकि लड़ना जरूरी है, स्वयं से भी और परिस्थितियों से भी, स्वयं से भी और परिस्थितियों से भी, और जीवन जैसे शत्रु से भी। क्या है? आपको लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। तो आई होप कि इस मोटिवेशन के साथ अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। जो इसमें डेरिवेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन को, जितने डेरिवेशन कराए जा रहे हैं सब लोग अपनी कॉपी अपना पेन निकाल के लिखते चलेंगे। आई होप कि आप ये काम करेंगे, ठीक है? बोलो यस यस यस। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला डेरिवेशन, आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला डेरिवेशन आपके स्क्रीन पर, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? किसी धारावाही चालक तार में अनुगमन वेग और धारा घनत्व के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और मूल आवेश E में संबंध स्थापित करना है। फिर वही प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले पूछा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। ये तुमसे पूछ लिया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की डेफिनेशन देना है। फिर आपसे कह रहा है कि एक चालक के अनुगमन वेग धारा में संबंध, अनुगमन वेग और धारा में संबंध पूछा है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध पूछा। देख लो, दो दो क्वेश्चन हैं। और इधर भी क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग की व्याख्या कीजिए। बहुत सही। अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध ज्ञात करना, फिर से अगेन वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित करें, फिर से वही क्वेश्चन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध देना है। मेरे भाई ये इस तरह से क्वेश्चन आपके कई सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो इस तरह से अलग अलग टाइप से लिख लिख के क्या है, यानी लिख लिख के हम लोग क्या करेंगे, पूरे डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो आइए मेरे भाई समझते हैं डेरिवेशन क्या है और समझते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे भाई आपको यहाँ पे एक हेडिंग लगाना पड़ेगा, क्या कि हम तुम्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बारे में पहले बता दें, क्योंकि वो चीज पहले पूछ रहा है। तो आइए हम यहाँ पे लगाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग कहो या अपवाह वेग, दोनों एक ही बात है। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कहें या क्या बोलेंगे आप, अपवाह वेग, अपवाह वेग बोलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही? यस सर, यस सर। देखो अब क्या है कि अनुगमन वेग क्या है। आप मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानते हैं, यस, कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, किसी नाभिक से बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इतना फ्री नहीं होता है कि अपनी कक्षा को क्या करे, छोड़कर भाग जाए। ये टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, ब्राउनी गति करता है ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपनी कक्षा को छोड़ के भाग नहीं पाता, क्योंकि ये प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल से जुड़ा होता है, ठीक है? बस दूरी बढ़ने पर क्या है कि जो प्रबल नाभिकीय बल है या आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, पर वो थोड़ा सा जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है? ब्राउनी गति हो जाता है। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन या दो से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो इनके औसत वेग का जो है क्या, नियत परिवर्तन होता है। नियत परिवर्तन को, इस औसत नियत वेग को हम क्या बोलते हैं?
मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत नियत जो वेग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। आई होप कि मैं लिख दूं आपके लिए। यस, लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों, दो क्रमागत टक्करों लिखना पड़ेगा, टक्करों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच, के बीच औसत, क्या बोल रहा हूं, औसत नियत, औसत नियत वेग को अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कहते हैं। सब लोग लिखते चलो जी। इसे इसे वीडी से प्रदर्शित प्रदर्शित करते, ठीक है भाई, क्या ठीक है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत नियत वेग को ही, औसत नियत वेग को ही क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम लोग वीडी से प्रदर्शित करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है? इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, बीमा LT माइनस 1 होती है, ठीक है। और अनुगमन वेग है तो आपको पता ही सदिश राशि होगी, ठीक है। आई होप क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस अनुगमन वेग और धारा घनत्व यानी धारा और धारा घनत्व में क्या करना है, संबंध निकालना है। तो मेरे भाई मैं यहीं पर हेडिंग लगाऊं, चलिए मैं यहीं पर हेडिंग लगाऊं कि ना लगाऊं, नेक्स्ट टॉपिक में लगाऊं, नेक्स्ट पेज पे लगाऊं, बोलो बोलो बोलो। यहीं पे लगा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। चलो 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 यहीं लगा देता हूँ, क्या है, तो हम हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग क्या लगाएंगे, धारा, धारा तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध। देखो जैसे हमने धारा लिखा है ना, आप धारा घनत्व भी लिख दोगे क्योंकि अभी जो पहले निकलेगा, जो इसी को हम सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो पहला जो एक रिलेशन मिलेगा वो धारा तथा धारा घनत्व अनुगमन वेग का होगा। उसी की हेल्प से मैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग को भी क्या है निकाल दूंगा, तो दोनों को एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है, में संबंध। ठीक है सर, ठीक है सर, ये रही हमारी हेडिंग, ठीक। अब यहां पे ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, एक चालक तार लेते हैं। क्या कह रहा है कि प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मूल आवेश E है, इसमें संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एक फिगर के माध्यम से आपको ये चीज समझाते हैं। हमारे पास क्या है, एक समझिए आप, एक चालक तार है हमारे पास, क्या एक चालक तार है, समझो आप। इस चित्र की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बना दोगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से ऐड कर दिया है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से ऐड कर दिया, ठीक है सर। दिस इज अच्छी बात, दिस इज क्या करेंगे, अच्छी बात। हमने इसको क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है सर। ये बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें पता है यहां से बैटरी के द्वारा हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही किसी चालक तार में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हमारा यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में उत्पन्न होता है। हालांकि हमें विद्युत क्षेत्र बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गुजरने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में गुजरने लगता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में चलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो
धारा के विपरीत दिशा में बहता है, ये सबको कन्वेंशन पता है। अब हम निकालना चाहते हैं कि चालक तार के एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सर यहाँ पे हम कर सकते हैं हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट से टी सेकंड में कितने आवेश गुजर रहे हैं। आवेशों की संख्या मतलब जो हम बीच में कटा हुआ भाग ले रहे हैं वो अनुप्रस्थ काट का क्या है, क्षेत्रफल है। इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से टी समय में मतलब छोटे से इंटरवल में कितने आवेश गुजर रहे हैं, यानी आवेशों की संख्या कितनी गुजर रही है, हम ये चीज बताना चाहते हैं। हम ये चीज क्या है बताना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिंदी लिख के दिखा दूं मेरे भाई, क्या हिंदी लिखना है, क्योंकि 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे कि प्रति एकांक आयतन में, क्योंकि वहां पे दिया गया है कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यन क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। प्रति एकांक छोटे से आयतन में, ठीक है सर। इसी यन को हम लोग बोलते हैं आवेश संख्या घनत्व। इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। इसी को क्या हम बोलते हैं, आवेश संख्या घनत्व। मेरे भाई ध्यान से सुनो, जब न्यूमेरिकल आएगा तो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ना लिखकर ये लिखा रहेगा आवेश संख्या घनत्व और इसका मात्रक रहेगा मीटर क्यूब। तो आप समझना कि ये प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लियर, ठीक है सर। अब यहां से क्या कह रहे हैं हम, और तथा यहां लिख देते हैं मूल आवेश ई है। मूल आवेश कितना है, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या है अपने गति कर रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी धारा के विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो मूल आवेश कह रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से गुजर रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो क्या कह रहा है, अब हम कहेंगे कि लाइन सुनना, लाइन हम कह रहे हैं कि टी समय में इस अनुप्रस्थ, देखो ध्यान सुनना, इस छोटे से पार्ट में जो ग्रीन कलर का मैंने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बनाया है, इस छोटे से पार्ट से कितने फ्लक्स गुजर, मतलब कितने अनुप्रस्थ काट से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहां से कितने आवेश गुजर रहे हैं वो चीज बताना है। तो हम लिखेंगे यहां पे टी समय, स्मॉल टी समय में चालक तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से या में टी समय में चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, संख्या उसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एन। जो संख्या है वो कितनी है, कैपिटल एन मान लेते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ काट की थे। वैसे इलेक्ट्रॉनों की प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं मानता हूं स्मॉल एन है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि टी समय में चालक तार के अनुप्रस्थ काट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हम कह सकते हैं सर क्या कि एन बराबर कैपिटल एन बराबर क्या होगा, क्या स्मॉल एन, ठीक है, इंटू ए हो जाएगा कितने क्षेत्रफल से, और कितने वेग से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो हम कहेंगे वीडी से, और कितने समय में घूम रहे हैं हम कहेंगे टी से। समझो कि प्रति एकांक आयतन में यह अनुप्रस्थ काट के इस क्षेत्रफल से छोटे से भाग से, इस अनुप्रस्थ काट के छोटे से भाग से
कितने आवेश या डेल्टा क्यू है, कितने आवेश जो है गुजर रहे हैं, आवेशों की संख्या यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम भाई इसमें क्या है, इसका अनुगमन इलेक्ट्रॉन जो है ना उनका कुछ ना कुछ वेग होता है, वो कह रहे हैं अनुगमन वेग है। और कितने समय में गुजरेंगे, टी समय में, तो वही मैंने लिख दिया है, टी समय में चालक तार के मुक्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaVd, यानी n क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने क्षेत्रफल से गुजर रही है, a से, कितने वेग से गुजर रही है, Vd से, कितने समय में गुजर रही है, t से। तो हम सब क्या क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की हमारी संख्या आ गई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दूसरी बात क्या है, ये तो पहली बात हो गई कि टी समय में चालक तार के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश गुजरेगा, ये तो हमने संख्या निकाल दी। क्या लिखेंगे, टी समय में चालक तार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, चालक तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ प्रस्थ प्रस्थ है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेशों की कुल संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है सर, क्या निकालेंगे, कुल संख्या, सॉरी कुल संख्या, हाँ कुल संख्या निकालना है। तो टी समय में चालक तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने में कुल आवेशों की संख्या, वहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, अब कुल आवेशों की संख्या क्या होगी, तो आवेश बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है। अगर यहाँ पे बड़ा वाला, बैक में चलते हैं, अगर हम यहाँ पे बड़ा वाला आवेश लिए हैं तो हम कह रहे हैं इस छोटे में से कितना आवेश गुजर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि क्यू बराबर एन इंटू क्या होगा, ई। एन क्या है मैंने बता दिया, कैपिटल एन क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाला। ठीक है, ई क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, उसी संख्या में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब एन का मान तो हमें पता है, क्या है, क्या है, एन ए वी डी टी इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हम ऊपर से क्या कर दिए, एन का मान रख दिए, कैपिटल एन का मान। अब चूंकि इतना हमें क्या, ये क्या आ गया हमारा आवेशों का कुल आवेश, इतना आवेश जो है उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजर रहा है। यस सर। अब चूंकि बच्चा बच्चा जानता है कि आई बराबर क्या होता है, धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पर कैपिटल टी और इस कैपिटल क्यू, क्यू यहाँ कैपिटल क्यू हो जाएगा और समय टी हो जाएगा। क्यों का मान ऊपर से रख देंगे, एन ए वी डी टी इंटू ई बटे क्या हो जाएगा, टी। क्या यहाँ पे आपको टी से टी कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यस सर, टी से टी कट जाएगा तो आई बराबर क्या आ जाएगा, ई को इधर करते हैं, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, यानी इसको बोलते हैं एनिया वीडी, एनिया वीडी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही जो संबंध है, यही जो संबंध है, इसे हम बोलते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। यहां लिख देते हैं, यह धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है सर। अब इसी के आगे मैं लाइन को बढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें धारा घनत्व के बीच में भी संबंध बताना है। हमें क्या है, धारा घनत्व के बीच में भी संबंध बताना है, तो हमें इतना तो करना पड़ेगा मेरे भाई। पहले तो हमें ये वाला संबंध निकालना पड़ेगा, अब हम धारा घनत्व निकालना चाहते हैं। अगर आप धारा घनत्व निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, क्योंकि यहां इसी को चीज हम बढ़ाएंगे। अब चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि धारा घनत्व
घनत्व J बराबर होता है I बाई ए। I मतलब धारा और A मतलब क्षेत्रफल। यहां से हम अब J का मान हम निकाल सकते हैं, धारा का मान हम रख सकते हैं कितना, धारा का मान यहां से रखेंगे एन ई ए वी डी बटे क्या हो जाएगा ए। अब यहां से ए जब कटेगा आपका, जब यहां से ए आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, J बराबर एन ई वी डी, एन ई ए वी डी, एन ई वी डी बचेगा, केवल एन ई वी डी बचेगा, केवल इतना बचेगा, एन ई ए वी डी। तो यहाँ पे ये तो वी, अगर हम यहाँ से वी डी बराबर कहेंगे, ये हो जाएगा जे बटे एन इंटू ई, एन इंटू ई। यही जो अपना संबंध है, यही जो अपना क्या है संबंध है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इस संबंध को हम लोग बोलते हैं क्या, इस संबंध को हम लोग बोलते हैं क्या, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में, अनुगमन वेग में संबंध है, संबंध है। तो भैया अब एक बात तो तुम्हें पता चल गई होगी, तो पहले सर हम धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाल लेंगे, फिर उसी की हेल्प से हम धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकाल सकते हैं। बोलो सही है, अरे बोलो सही है, बोलो सही है, बोलो सही है। अब क्या मैं दूसरे निगमन की ओर चलूं, क्या मैं दूसरे निगमन की ओर चलूं? दूसरे निगमन की ओर चलने से पहले मैं आपको सुनाऊंगा फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरीज, या आप शायरी कह सकते हो मोटिवेशनल। सुनिए, आप सुनिए। कुछ लोग आपसे इतना भोला बनकर बातें करते हैं जैसे आपको उनकी काली करतूतों को पता ही नहीं। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, वक्त सबको जीना सिखा देता है। यहां मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, जब कई झूठे लोग इकट्ठा हो तो सच्चा व्यक्ति भी टूट जाता है। तो भैया ट्रस्ट करना है, पर उस पे जो समझदार या तुम समझदारी के लायक हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले डेरिवेशन पे। ये रहा अगला डेरिवेशन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा अगला डेरिवेशन आपकी स्क्रीन पे। इसमें फिर से कह रहा है अनुगमन वेग ओम की नियम। इससे पहले मैं एक डेरिवेशन और ले लेता हूँ, और लेता हूँ, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डेरिवेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन भी आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल लगभग ये पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से क्या संबंध है। तो अपवाह वेग मुझे लिखाना नहीं पड़ेगा, मैं अभी पीछे लिखाया हूं, तो वहां से लिख लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। क्या करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ओम के नियम का आइए 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 स्वागत करते हैं। हेडिंग लगाते हैं, ओम अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन, यही तो कह रहा है, अनुगमन वेग सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग यहीं पे लगा लिया जाए, चलो यहीं पे लगा लेते हैं। हम हेडिंग लगाएंगे, अनुगमन वेग की सहायता से या अपवाह वेग की सहायता से, कैसे भी लिख सकते हो। हेडिंग हमारी है अपवाह वेग की सहायता अपवाह वेग की सहायता से ओम के सिद्धांत का या ओम के नियम का, ओम के नियम का निगमन, निगमन। ठीक है भैया, ये हमारी क्या है, आज की हेडिंग है। आज हम आपको हर डेरिवेशन के बाद एक ना एक जरूर मोटिवेशन शायरी सुनाते चलेंगे, और आप अपनी क्लास में बने रहो भाई, बने रहो बने रहो बने रहो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार 5 बार ही लगातार देखो पूछा गया है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर अनुगमन वेग की व्याख्या करना है, मतलब
ओम के नियम का व्याख्या करना है अनुगमन वेग की सहायता से। ठीक है सर, अनुगमन वेग की सहायता से हम ओम के नियम के निगमन करने चल रहे हैं। उससे पहले हम आपको चित्र इस साइड में यहां बना देते हैं। चित्र हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस बार, जो चित्र अभी बना था सिमिलर टाइप का चित्र बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या लेते हैं, एक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक गाना आपने सुना होगा, ओए होए शर्मा गई क्या, फोन काट दी क्या, मम्मी आ गई क्या। ये गाना सुनना चाहेंगे आप लोग? बोलो, अगर इस गाने को सुनना चाहें तो आप बताइए, 2 लाइन हम आपको सुनाएंगे। अरे आप लोग कहाँ मना करोगे भाई साहब, आप कभी मना कर ही नहीं सकते। आप लोग को तो बस गाना चाहिए तो चाहिए। ठीक है सर, सुना दीजिए। अरे रुको यार, पहले डेरिवेशन तो कर लो। ओए होए शर्मा गई क्या, ये सब क्या ही है, फोन काट दी मम्मी आ गई क्या। चलिए, ये हमारा क्या है, एक चालक तार है जिसको मैंने क्या है बैटरी से ऐड कर दिया है। ठीक है सर, यहां से मैं जब धारा प्रवाहित करूंगा, इस आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या होता है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस दिशा में अपना क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस निगमन को अगर आप कहेंगे तो हम 2 तरीके से बता देंगे। इस निगमन को अगर आप कहेंगे तो मैं 2 तरीके से बता दूंगा। ठीक है सर, अब जैसे ही चालक सिरों पर विभवांतर आरोपित किया गया, धारा प्रवाहित हुई, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसमें के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, मोशन करने लगते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या है, मोशन करने लगते हैं। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनों का कुछ वेग होता है, उस वेग को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। इनके वेग को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। और इस चालक तार की जो लंबाई है, मैंने कहा स्मॉल एल है। क्या है, स्मॉल एल है। क्या है, स्मॉल एल है। और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ये है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। और अनुगमन वेग जो है वीडी है, वो कितना है, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो कितना है, वीडी है। वीडी वेग से क्या है, गति कर रहे हैं। तो भैया हमें थोड़ा सा चित्र के बारे में लिखना पड़ेगा। भैया यहाँ पे कुंजी उंजी लगा दिया था मैंने, है ना, कुंजी ऑन है, की है, की से ही धारा प्रवाहित करते हैं, सबको पता है जी, सबको पता है, छोटी सी बात जी। अब मैं इस चित्र के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 नंबर में आया है, 5 नंबर में पूछ सकता है, तो 5 नंबर में पूछा गया होता या है, तो क्या है कि अनुगमन वेग से क्या समझते हैं ये लिखना पड़ेगा तुम्हें। फिर इसके बाद हिंदी लिखना पड़ेगा, फिर ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। 2 तरीके से डेरिवेशन कराऊंगा, जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की। ओहो कहाँ चला गया जी। चलिए चलिए चलिए, अब ये है देखो, हम मान लेते हैं कि माना, भाई लिखना पड़ेगा आपको, माना चालक तार, चालक तार की लंबाई, भाई जो लंबाई स्मॉल एल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो जो आपने लिया है वही लिख दो बस, कोई दिक्कत वाली बात। अनुप्रस्थ काट, काट क्षेत्रफल ए, ठीक है, और उसके प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलो, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, स्मॉल एन है, है। मूल आवेश अपना कितना, स्मॉल ही। जैसे ही हम क्या करते हैं, चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, तो जैसे ही जैसे ही चालक
के सिरों पर सिरों पर सिरों पर विभवांतर विभवांतर आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है सर, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र जैसे ही चालक के सिरों पर क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, वी आरोपित करते हैं, तो चालक के सिरों पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विभवांतर आरोपित किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या है, इसके विपरीत होती है। ठीक है सर। अब जब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो ये वैद्युत क्षेत्र है, अब वैद्युत क्षेत्र है, अब इलेक्ट्रॉन पे क्या है, बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, बल लगेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, बल लगेगा। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में है, और इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, देखो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न बल या लगने वाला बल, उत्पन्न बल क्या होगा, किसी आवेश पे लगने वाला बल आपको पता है ना, F बराबर Q इंटू ई होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न बल है, F बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये किसी इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश है। ठीक है सर। लेकिन एक चीज और मैं तुम्हें और बता दूं, यहाँ पे देखो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, बैक में चलो, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो जाता है, वो वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, वो वैद्युत क्षेत्र हमारा ई जो है वो कितना उत्पन्न होता है, क्योंकि देखो विभवांतर है तो ये होता है जो V बाई एल, किसी चालक तार पे जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, L लंबाई का चालक तार है, V विभवांतर उत्पन्न हुआ है, तो एकांक लंबाई में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है वही वैद्युत क्षेत्र है, यानी E बराबर V बाई एल, ये आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उस पर जो लगने वाला बल क्या है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ई। तो यहां से F, यहां से हम क्या करेंगे, ई का ई मान तो सही है, वी का मान हम क्या रख देंगे, पीछे से V बाई एल रख देंगे, तो ये मिल गया हमें बल। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनों पे बल आरोपित होने लगा कितना, ई वी, वी यहाँ पे विभवांतर है भैया, वी यहाँ पे विभवांतर, V बाई एल। अगर इलेक्ट्रॉनों पे बल लगने लगा है तो पक्का इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ त्वरण होगा, पक्का इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ त्वरण होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉन पर कह सकते हैं उत्पन्न त्वरण हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, तुम्हें पता है अच्छे से, त्वरण क्या होता है, एफ, ए बराबर क्या होता है, एफ वाई एम। अब यहां से भैया तुम एफ का मान रखो तो ये हो जाएगा ई वी बाई एम एल, ये हमारा क्या आ जाएगा, त्वरण आ गया। देखो देखो ध्यान से सुन मेरे भाई, ध्यान से सुन, ध्यान से। पहले वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस इलेक्ट्रॉन पे बल लगा, और बल लगा तो त्वरण आ गया, तो त्वरण तक हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है सर। अब यहां पे क्या करना है कि जब ये त्वरण उत्पन्न हो चुका है, बल उत्पन्न हो चुका है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनों का देखो, जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित नहीं करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होता है, यानी प्रारंभिक औसत वेग, वो शून्य होता है। जैसे ही मैंने क्या कि आरोपित कर दिया, क्या कर दिया, विभवांतर आरोपित कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, गति करने लगते हैं, और गति करेंगे, कुछ समय लगाएंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने में कुछ समय लगाएंगे। तो देखना हम यहाँ गति का तीसरा समय यूज कर सकते हैं, गति के तृतीय समीकरण, समीकरण से भैया हम इसको दो तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गति के तृतीय नहीं, प्रथम समीकरण लगाओ, तृतीय से क्या होगा, तृतीय से कुछ नहीं होगा जी, गति के प्रथम
समीकरण से बहुत ही आसान है। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। टी नहीं लेंगे, यहां पर क्या है, टी नहीं लेंगे, टाउ लेंगे। टाउ क्या है, क्रांति काल है, समय के ही तरह बिहेव करता है, समय की तरह ही बिहेव करता है। टी के स्थान पे यहां पे लिखेंगे टाउ। टाउ के क्या है, देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय है, उस समय को हम लोग बोलते हैं क्रांति काल, उसको टाउ से लिखते हैं। समय ही है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय है, तो इसलिए यहाँ पे टी के स्थान पे टाउ लिखेंगे। अब यहाँ पे जो जब चालक सिरों पर विभवांतर आरोपित नहीं किया जाता है, तो उसका जो औसत वेग है, प्रारंभिक औसत वेग, वो हो जाता है शून्य हो जाता है, यानी u हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा a टाउ v बराबर। अब v जो है ना, वो v क्या है, अनुगमन वेग है। v क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो है अनुगमन वेग। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत वेग को क्या बोलेंगे, अनुगमन। अब वी डी बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे ए का मान हमने निकाल रखा है ईवी बाई एम एल, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई वी बाई एम एल रख देंगे, और इनटू मेरे भाई क्या हो जाएगा, टाउ। यहां से हमने क्या निकाल लिया, अनुगमन वेग निकाल लिया। अब चूंकि किसी चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित होती है, अभी हमने निकाला था, आई बराबर एन वी डी, तो चूंकि लिखेंगे आई बराबर एन ई ए वी डी। अब यहां से वी डी का मान रखो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। सच में सर, यस सर छोटू, यस 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 यस। वी का मान रखो ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। अब वी का मान नीचे लाओ, इधर साइड में देखो भाई, साइड में देखो छोटू, साइड में। यहां से हम क्या करते हैं छोटू, आई है यहां, वी को इसके नीचे लाए, तो ये बन जाएगा तब तक एन ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए टाउ। एन ई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए टाउ बटे एम एल। अब हमें पता है, अब हमें पता है कि आई बाई वी क्या होता है, आर। अरे नहीं गदाहू, आई बाई वी आर नहीं होता है, वन बाई आर होता है। तो इसको हम पलट के लिख देंगे, v बाई कल को I कहेंगे, तो ये पलट जाएगा एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब यहां पे ये जो भौतिक राशि, ये पूरा जो नियतांक आया है ना, ये वाला जो पूरा नियतांक आया है, ये पूरा जो नियतांक है वो हमारा क्या है, आर है। वो हमारा क्या है, आर है। एम इलेक्ट्रॉन लंबाई क्षेत्रफल सब क्या है, नियत है। ये हमारा क्या होता है, आर। वी बाई क्या हो जाएगा, आर, या इसी को हम कहते हैं, आर क्या है अपना नियतांक है, तो या भी इसी को हम कहते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही मेरे भाई क्या है, ओम का नियम है। यही मेरे भाई क्या है, ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। यही मेरे भाई ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, क्या इतनी बात सबको क्लियर है। सर जी आप बोले थे दूसरा मेथड बताएंगे, अरे तो बताओ ना यार, कहे रोवत है। ले देख ले, यही दिखाई दे, ले देख ले, ये इतने जगह में दिखाई दे, देख ले रोवत है, मर कहे रोवत है। देखो, अब इसको देखो, हिंदी हिंदी वही लिखना है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है याद रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए थोड़ी सी, ठीक है। ये इसको इधर कर दिया, थोड़ा सा इसको भी निपटाता हूँ, ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, अब मेरे को पर्याप्त जगह मिल चुकी है। मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड, मेथड इसको हम ग्रीन से लिखेंगे, द्वितीय विधि। विधि अगर ये आपको बड़ी लग रही है कोई बात नहीं, ये आप छोटी वाली विधि लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उतनी हिंदी और चित्र आपको बनाना ही पड़ेगा मेरे छोटू, तब भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बस यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें हैं, यहाँ पर आप लिखोगे, चित्र उत्तर वही रहेगा सब पुराना। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, यानी हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, एन
ई ए वी डी, ये पता है आपको? ठीक है सर। और एक चीज तुम्हें और पता होनी चाहिए, एक चीज तुम्हें और पता होना चाहिए, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग देखो, अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग सर, ये जो आप लिखने वाले हो, या सॉरी सॉरी, ये अनुगमन वेग जो है वो हम लिख रहे हैं क्या, वी डी बराबर जो हम लिख रहे हैं ई टाउ बटे एम इंटू क्या होता है ई। ये आपको मैं बताऊं, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध है। जी सर, मुझे कहाँ मिलेगा? तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 3 में जाइए, ये सारे प्लेलिस्ट आपकी बनाई गई, वहां से आप पढ़िए, तो ये चीज आपको वहां से मिल जाएगी कि ये अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध है। क्योंकि वीडी बराबर अपना ई टाउ तो है ही है, अब ये एम है, अब ई बराबर क्या होता है, वी बाई एल। तो वीडी तुम्हारा कितना मिल गया, ई टाउ वी बटे क्या मिल जाएगा, एम एल मिल गया। सर अच्छा, ये बात है। तो अब इस वीडी का जो मान है, देखो यही यहां से जो प्रोसेस हुआ, ये जो वीडी का मान है, इस वीडी के मान को उठा के आप यहां पर रख दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। वी डी का मान क्या है, ई टाउ वी बाई क्या हो जाएगा, एम एल। एम एल यहां से आई क्या हो जाएगा, चलाएगा वी, चलाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए टाउ बटे एम एल। ठीक है, या फिर v बाई आई हम लिखेंगे इसको, एम एल अपॉन पलट जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आपका रेजिस्टेंस है, तो v बाई ये हो जाएगा r, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस तरह से भी आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। सर आप वही तो चीजिया है, थोड़ी सी बड़ी है, हाँ तो वही चीज है, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो जवाब कमेंट में भर भर के मारो, भर भर के मारो, भर भर के मारो, भर भर के मारो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे, यानी अगले अपने क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे आपके, किसी सेल के विद्युत वाहक बल के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताने के लिए सूत्र की स्थापना करना है भैया। संबंध बताने के लिए क्या है, सूत्र की स्थापना करना है। सर आपने बोला था कि हर डेरिवेशन के बाद कुछ ना कुछ सुनाएंगे, क्या सुनना चाहिए, सुना दें? सुनो, अंदाज थोड़ा अलग रखता इसलिए लोगों को गलत लगता। क्या बोला, क्या बोला? अंदाज थोड़ा अलग रखता हूं इसलिए लोगों को गलत लगता हूं। संभल कर किया करो गैरों से बुराई, संभल कर किया करो गैरों से हमारी बुराई, तुम जिसे जाकर बताते हो वो आकर मुझे बताते हैं। फिर से सर, संभल कर किया करो गैरों से हमारी बुराई, तुम जाकर जिसे बताते हो वो आकर मुझे बताते हैं। तुम जाकर जिसे बताते हो वो आकर मुझे बताते हैं। ठीक है, तो मेरी बुराई मत करना, मैंने बोला है, मैं बोल भी रखा हूं कि जिसने भी मेरे बारे में गलत बोला उसके दिन ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये तो हुई मजाक वाली बात है। अब है अपना डेरिवेशन, तीसरा डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है जी? यस सर, इंपॉर्टेंट भी है भैया, दिख भी रहा है। इंपॉर्टेंट भी है और क्या है, दिख भी रहा है। क्या दिख रहा है सबको? अरे बोल दो ना जरा जरा, तुम लोग क्यों नहीं बोलते भाई? चलिए आइए देख, क्या है दूसरा जो है, टर्मिनल, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर। चलो पहले इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। इस सेल के टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, विद्युत वाहक बल ई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध निकालना है। फिर कह रहा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ईवीआर में के पदों में लिखिए। ठीक है, ईवीआर के पदों में सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्या, इसी प्रश्न फिर कह रहा है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल ई, कैपिटल ई बोलते हैं, सिरों के बीच विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर को वी, संबंध सूत्र प्राप्त करना है। किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के आंतरिक प्रतिरोध में फिर से संबंध निकालना है। और पूछ रहा है कि दिखाइए कि टर्मिनल विभवांतर सेल द्वारा
धारा पर निर्भर, किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है सर। तो यहां पर भी बेसिकली हमें क्या करना है, एक छोटा सा निगमन करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हेडिंग लगाएंगे कि भैया क्या है। हम लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग हमारी क्या होगी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो दुनिया वाले, बुरी नजर ना हम पे डालो। देखो, टर्मिनल, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक, तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। बापर सोटू, इसमें बाह्य प्रतिरोध भी रहता है। इतनी बड़ी हमारी क्या है, हेडिंग है। ईवीआर या कैपिटल आर ले लो, स्मॉल आर भी, बाह्य प्रतिरोध रहेगा तो कैपिटल आर, स्मॉल प्रतिरोध रहेगा तो आंतरिक प्रतिरोध। चलो सब सारा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी फॉर डू डू, डोंट वरी फॉर डू डू। चलिए, ये रही हमारी हेडिंग। ठीक है सर। इसके तो पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी चीजें क्या हैं। हम एक फिगर के माध्यम से आपको ये चीजें क्लियर करने वाले हैं मेरे भाई। एक फिगर के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको ये चीजें क्लियर करने वाले हैं। देखिए देखिए देखिए, आज का जो हमारा एजेंडा है। ठीक है सर। अरे दिखा दो ना, अरे क्या दिखा दूं, दिखा तो रहा हूं। चलिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टर्मिनल विभवांतर लगा दूंगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। क्या लगा दिया है, एक वोल्ट मीटर। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या है, एक रेजिस्टेंस लगाया है। क्या लगाया है, रेजिस्टेंस, जिसको हम बाह्य प्रतिरोध बोलेंगे, कैपिटल आर। ठीक है सर। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारा एक सेल है, ये, जिसको हम लोग ई का नाम देते हैं। आंतरिक आंतरिक विद्युत वाहक बल नहीं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ये, और उसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध। जस्ट इसके बगल में क्या होता है मेरे भाई, आंतरिक प्रतिरोध होता है। कौन सा प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध। ये सेल के अंदर की बात है। अगर पूरा टॉपिक देखना चाहते हो, अच्छे से देखना चाहते हो, बहुत अच्छे से, हर एक चीज छोटी 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 छोटी, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से वहां देखिए। यहाँ पे मैं रिक्वायर आंसर दे रहा हूँ, जितने आवश्यकता है। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये आर होता है। ये हमारा जो स्थिति है इसके अंदर की, उसको हम लोग बोलते हैं सेल है। सेल का काम क्या है, अगर कोई बच्चा बता दे, सेल का काम क्या है। कोई बच्चा कमेंट करे कि सेल का काम क्या है। कमेंट करो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। कमेंट जल्दी से करो भैया, कमेंट जल्दी से करो कि सेल का काम क्या है। कोई बता दे सेल का काम क्या है। किसी का जवाब है यस 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 यस, सेल का काम क्या है, नियत दर से धारा का प्रवाह बनाए रखना। तो यहां से हम सेल देंगे धारा, तो यहां से निकलेगी धारा अपनी आई। ठीक है सर। तो ये हमारा कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है। इसके बारे में मैं तुम्हें पहले बता दूं। ठीक है सर, बता दीजिए, अच्छी बात है, मुझे तो जानना है। तो पहली चीजें तो मैं आपको बता दूं कि माना, माना सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई। ठीक है सर, मान लिया मैंने। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, स्मॉल आर।
तथा टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर लिखना पड़ता है भाई, बोर्ड एग्जाम है, नहीं तो आप देखो भैया ये सब चीजें लिखने की आवश्यकता बहुत कम रहती है, फिर भी बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है। टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी है, कैपिटल वी है, ठीक है सर। ठीक, जिसमें 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 कुंजी लगा दी, कुंजी लगा दो भाई यार, लगा हुआ था तो लो लगा दिया। अरे कुंजी इधर मत लगाओ यार, ये मैंने कुंजी लगा दी, जिसमें कुंजी क्या है, ऑन है, कुंजी क्या है, ऑन है। अरे यार कुंजी अच्छी नहीं लागती है, ये है कुंजी, ठीक, ये है अपनी ई है। कुंजी क्या है, एक कुंजी संबंधित कर देते हैं तथा एक अमीटर लगा देते हैं, जिसमें कुंजी के बाह्य प्रतिरोध, प्रतिरोध कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा एक वोल्ट मीटर लगा देते, लगा देते हैं। अब यहां से कुल कितनी धारा प्रवाहित करेंगे वो हम अमीटर के द्वारा भी देख सकते हैं, अमीटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो यहाँ पर अमीटर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, दिस इज अ मीटर, ये हमने कह दिया मीटर है, ठीक है, ये कह दिया अमीटर, अमीटर भी लगा सकते हो जो धारा का मापन करेगा, ठीक है सर, इतनी बात तो हमें लिख देना है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि परिपथ में, इस परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में कुल धारा, अगर पूछा जाए कितना कुल धारा, तो सिलिको संयोजन में ये चीजें हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। परिपथ में कुल धारा आई जो होती है वो क्या होती है, सेल का विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर यानी V, और बटे प्रतिरोध, लेकिन दो प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, दोनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों प्रतिरोध यानी R प्लस क्या हो जाता है, स्मॉल r, ये परिपथ में हमारे क्या है, कुल धारा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा R प्लस स्मॉल r बराबर E, यहां से हम गुणा कर देंगे आई आर, और ये है आई स्मॉल आर बराबर ई। अब यहाँ पे जो कैपिटल आई और कैपिटल आर है ये बाह्य प्रतिरोध है, और बाह्य प्रतिरोध के लिए हम टर्मिनल विभवांतर का यूज करते हैं, बाह्य प्रतिरोध के लिए हम टर्मिनल विभवांतर वी का उपयोग करते हैं, बाह्य प्रतिरोध के लिए हम टर्मिनल विभवांतर वी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो बाह्य प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल विभवांतर V का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो आई आर है ना वो हो जाता है अपना V प्लस आई आर, ये हो जाता है हमारा E बराबर एक फार्मूला, ये हमारा पहला फार्मूला हो जाएगा। कैपिटल आई आर आपका विभवांतर है, ठीक है, कैपिटल आई आर आपका क्या है, विभवांतर है, क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है भैया, यही सिद्ध ही करना था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखो, इसको थोड़ा सा और भी गणना करना है, क्योंकि सेल के आंतरिक प्रतिरोध में भी निकालना है, बाह्य प्रतिरोध में भी इसकी तुलना करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसी चीज को हम और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं अगले पेज पे, तो देखो इस चीज को हम यहाँ तक करेंगे, उसके बाद
ये अभी मैंने क्या निकाला था, ई बराबर क्या निकाला था, क्या निकाला था, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर निकाला था। यस सर। यहां से हम आई को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बचेगा, स्मॉल प्लस आर। तो ई को हम, आई को यहाँ पे इसके नीचे ले लेते हैं। ठीक है सर, ये भी सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का। ठीक है सर, ठीक है 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 ठीक। अब यहाँ से चूंकि ई बराबर है, अब आई बराबर हम यहाँ पे कुछ रखने वाले हैं, तो उसको हम कलर, आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं। आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये आई बराबर यही तो होता है, बराबर क्या है हमारा, आई प्लस स्मॉल आर। अब आर उछल के ऊपर चला जाएगा, आर ई हो जाएगा बटे वी हो जाएगा, और ये कैपिटल आर इधर कर लो, कैपिटल आर क्या कर दो इधर कर लो, माइनस आर हो जाएगा बराबर स्मॉल आर। अब यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है जी, बोलो 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 बोलो। यहां से अगर हम आर कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा ई बटे वी माइनस वन इंटू आर। यहां से हमारा क्या है, आंतरिक प्रतिरोध भी निकाला जा सकता है, जो कि ईवी आर, ईवी आर में संबंध है। यहां तक का हमें क्या करना था, निगमन करना था, निगमन करना था। ये वाला भी डेरिवेशन हमारा क्या हुआ मेरे भाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया, बोलो जी। अगला डेरिवेशन ये रहा आपके अब स्क्रीन पर। अगला, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि ये डेरिवेशन नहीं है, पर हर साल पूछता है, ये हर एक बच्चे को पता है। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम, या किरचॉफ के परिपथ संबंधित दोनों नियम के आरेख बना के खींचना। भाई देखो कई बार पूछा, देखो तो अनगिनत बार पूछा गया, हर बार पूछा है। वैद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियम को लिख कीजिए, परिपथ बना के बताइए। वैद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियम को लिख कीजिए, परिपथ बना के। वोल्टता धारा संबंध नियम का न जाने कितनी बार पूछा है। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा यही है। सर आपने बोला था कि टॉपिक खत्म होने के बाद आप कुछ सुनाएंगे, क्या यार, लो सुन लो। तुम बहुत बोलते ना, तुम्हारे लिए ही है। खामोश ही रहने दो मुझे, खामोश ही रहने दो मुझे, यकीन मानो जवाब बहुत बुरा देता। क्या बोला, कि खामोश ही रहने दो मुझे, यकीन मानो जवाब बहुत बुरा देता हूं। ठीक बा, तो अब हमको पढ़ावा दे अच्छे से, ठीक बा कि नहीं, नहीं अगला हम बहुत तेल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई अब हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, हर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक बच्चे को बहुत ही अच्छे से पता है। किरचॉफ का दो नियम होता है, किरचॉफ का क्या होता है, दो नियम होता है। हमें जितना आंसर पूछा है वही बताना है। तो किरचॉफ संबंधित, यानी किरचॉफ का हम हेडिंग तो लगा देंगे भैया, क्या, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। लेकिन किरचॉफ का क्या है, दो नियम, एक धारा का नियम और एक वोल्टता का नियम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हैं तो हैं तो हैं। चलिए, तो यहां पे लिखाएंगे हम किरचॉफ, किरचॉफ का नियम। ये डेरिवेशन तो नहीं है, पर यहां से बहुत ही बढ़िया सवाल बनती है। पर इसको मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित करने के लिए आता है, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास किरचॉफ भाई साहब ने दो नियम दिया है बड़ जटिल पदार्थों के लिए। एक तो धारा का नियम है जिसे संधि का नियम बोलते हैं, दूसरा है उल्टता का नियम जिसे बंदपास का भी नियम बोलते हैं। तो पहला नियम तो यहां लिख देते हैं, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, या किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। किरचॉफ किरचॉफ के दो नियम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पढ़ते चलेंगे एक एक को।
किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संधि का नियम। दिस इज अ फेमस संधि नियम, या संधि का नियम, या संधि नियम। ये नियम पढ़ेंगे, बहुत आसान नियम है और बहुत बढ़िया नियम है। आसान भी है और बढ़िया भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आसान है तो वो बढ़िया रहेगा जी, इसमें क्या बात है? तो ये हमारा क्या है, एजेंडा। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? इस नियम में बताया गया है, देखो चित्र के माध्यम से कह रहा है, चित्र सहित उल्लेख कीजिए। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर एक चीज है, ये एक गोला है जी। क्या है? हमारे पास यहाँ पे एक गोला है, ये समझो 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 समझो। इसको हम लोग बोलेंगे संधि। संधि का मतलब समझ लो। संधि का मतलब है कि जहां पर आने का रास्ता, संधि से हो पर आने का रास्ता और संधि से होकर जाने का रास्ता। जैसे आपने सुन रखा है प्लेटफॉर्म, जंक्शन सुना, जंक्शन। तो जंक्शन पे क्या होता है? गाड़ी ट्रेन के आने का रास्ता और वहां से ट्रेन की जाने का रास्ता। संधि का मतलब यही है, संधि की ओर आने वाले तथा संधि को छोड़ के जाने वाले। और यहां हम रिलेट करेंगे धारा से। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, संधि है। हमने कहा ये संधि है। तो यहां पर एक धारा ऐसे आई, इस धारा को हमने कहा I1। एक धारा आई, एक धारा ये और आई, ये कहा हमने। इस वाली धारा को मैंने कहा I1 है, इस वाली धारा को मैंने कहा I2 है। बहुत सारी धाराएं संधि पर आ सकती हैं। जितनी धाराएं संधि पर आएंगी वो संधि को छोड़ के भी जाएंगी, इतनी बातें याद रखना है। तो ये जो संधि है, ये धारा ऐसे आई, यूं निकल गई, और ये धारा आई, यूं निकल गई। तो संधि ये हमने कहा I3 है, और ये वाली हमने कहा I4 है। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही सबको? भाई आप चाहे जितनी रेखाएं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संधि ये हमारी क्या है मेरे भाई, संधि है। दिस इज अ जंक्शन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, जंक्शन बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। ओहो, दिस इज हमारा जंक्शन, ये हमारी क्या है, संधि है। तो भाई यह नियम क्या कहता है कि चिन्ह परिपाटी है कि संधि की ओर आने वाली धारा को पॉजिटिव लो और जाने वाली धारा को क्या लो, नेगेटिव लेना है। ये संधि की हमारी कहती है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं इस नियमानुसार, इस नियमानुसार बहुत डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है तो मेरे भाई आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, चैप्टर नंबर 3 में। इस नियमानुसार संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि को तथा संधि को छोड़कर छोड़कर जाने वाली, जाने वाली जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं जाने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धाराओं का बीज गणितीय योग। या फिर ऐसे देखो, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है, या बीज गणितीय योग के बराबर होता है। तो संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि को छोड़कर जाने वाली धाराओं तथा संधि को छोड़कर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर
होती है, आपस में बराबर होती है। ये संधि का क्या है, नियम है। तो संधि की ओर जो आने वाली धारा है, संधि की ओर तथा संधि को छोड़ के जाने वाली दोनों धाराओं का योग क्या है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यह संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि को छोड़ के जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये भी लिख सकते हो मेरे भाई। संधि की ओर आने वाली धारा कौन सी है हमारी, I1 प्लस कितनी है, I2। जो धारा छोड़ के जा रही है उसको हम बराबर लिखेंगे, I3 माइनस क्या है, I4। इस तरह से हमारी दोनों धाराएं क्या है, आपस में बराबर होती है। तो ये बोला गया है, ओ प्लस में सॉरी, दोनों धाराओं आपस में क्या हो, योग के बराबर होती हैं। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें, धारा I1 प्लस I2 और इधर आएगी धारा I3 हो जाएगी माइनस में, इधर आएगी -4 हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगी, 0। इस बात को भी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, और यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। क्या है यह नियम, क्या होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। इतनी बात आपको याद रखना है मेरे छोटू, ठीक है। इतनी बात आपको क्या करना है, याद रखना है छोटू। अगर नहीं याद की तो मैं क्या जानू, तू क्या जाने, मैं सब तुझे बता दूंगा। ठीक है, चलिए 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 बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, या हम जितना जितना क्वेश्चन पूछा है उतना मैं रिक्वायर पूरा आंसर दूंगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ के दूसरे नियम को समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम धारा का भी नियम कहते हैं, दूसरा नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलो इसे, या उल्टता का नियम बोल, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं केवीएल, उसको केसीएल बोलते हैं, इसको केवीएल। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको उल्टता का भी नियम बोलते हैं, उल्टता नियम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टता का भी नियम कहते हैं। बोलो सही है, अरे सर जी सही है। ठीक है, 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 ठीक है सर, पॉइंट नंबर। ऐसा कैसे हो रहा है ये किरचॉफ का अपना क्या है, दूसरा नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ का, कुरचाफ, कहीं कहीं किरखोप लिखा रहता है, किरखोप। जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो हिंदी में इसका नाम लिखा है किरखोप, दैट्स वी कॉल्ड किरचॉफ। किरचॉफ का दूसरा नियम, कितने बच्चों को याद है ये नियम, कितने बच्चों को याद है ये नियम, तुरंत बताओ, तुरंत लिख के बताओ, तुरंत फटाक से बताओ, कमेंट करो जल्दी से कि सर किरचॉफ का दूसरा नियम ये होता है। जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। दूसरे नियम में थोड़ा सा आपको समझना है। ये जो नियम है बंद पास के लिए लागू होता है, बंद पास के लिए, पृष्ठ आपकी जो है पास वो कैसी होनी चाहिए, बंद पास। इसमें बोला गया है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, या जितना बंद पास हो, 2 1 3 4, तो प्रत्येक किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में जो प्रवाहित धारा है और संगत प्रतिरोध तथा का बीजगणितीय योग, कोई गुणनफल की बीजगणितीय योग, जो उस पास में लगा सेल का विद्युत वाहक बल होगा उसकी बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो पहले तो आपको ये नियम लिखना पड़ेगा, तब तुम्हें ये एक एक चीज समझ में आएगी। लिखो सर, हम तो तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं, लिखो 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 लिखो, क्या है, लिखेंगे इस नियमानुसार, इस नियमानुसार तू ही, इस नियमानुसार कैसे,
कि किसी बंद पास के, लिखना है आपको पहले, किसी बंद पास के, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास लिखना, क्योंकि कई बार कई लिया जाता है तो ऐसे लिख सकते हैं। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, मतलब कई सारे बंद पास हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक बंद पास किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित धारा, आई संगत प्रतिरोध तथा, संगत प्रतिरोध मतलब साथ में प्रतिरोध को लेना है, संगत प्रतिरोध कैपिटल आर के गुणनफल के गुणनफल किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित धारा आई तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग यहाँ पे नहीं लगाना है, बीजगणित, हाँ ठीक है लेते हैं बीजगणितीय योग। तो प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उस बंद पास में, इस बंद पास में सेल भी लगा रहा, योग उस बंद पास में, उस बंद पास में लगे, उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बाप रे बाप, नियम बहुत खतरनाक बा, इसको एज इट इज आपको याद रखना है, एज इट इज कैसे, एज इट इज याद रखना। ये तो हो गया हमारा नियम। अब हम क्या करते हैं, एक बंद पास लेते हैं और उस बंद पास में क्या क्या हमें मिल सकता है, एक तो धारा मिलेगी, प्रतिरोध मिलेगा और सेल का विद्युत वाहक बल मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे किसी परिपथ में चलेंगे, क्योंकि हमें चित्र के द्वारा समझाना है, ये बोला है। इसको तो हम ए वन लाइनर ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई आर बराबर लिख सकते हैं सिग्मा ई, मतलब जितने भी विद्युत वाहक बल हैं और जितने भी प्रतिरोध और धारा का गुणनफल है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर तो होंगे। लेकिन भैया हमें इतने से काम नहीं चलाना है, इतने से हमें काम नहीं चलाना। मैं लिख तो दिया हूं इतना, पर इतने से काम नहीं चलाना। इसका रियल एग्जाम्पल देखो, समझो। अब हम क्या करते हैं, एक बंद परिपथ लेते हैं, उस परिपथ में हम क्या क्या लगा सकते हैं, कोई सा भी दो बंद परिपथ ले लो, तीन ले लो, एक ले लो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना भैया, और उस परिपथ में हम तुम्हें चल के दिखाएंगे। क्या करेंगे, चल के दिखाना है। हमारे पास तो ये, हम ऐसा परिपथ लेते हैं जिसमें दो हो, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ये एक, ये चले। यहाँ पर हमारे पास कह रहा हूँ एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा है, ध्यान से सुनना आप लोग। फिर हमारे पास यहाँ पे एक सेल लगा है, ठीक है सर, कुछ भी लगा दो आप, तो कुछ भी लगा दो, अरे ऐसे कैसे सर, एक सेल लगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक प्रतिरोध और लगा है, फिर यहाँ पे एक सेल और लगा है, सबका नामांकन होगा। दो बंद पास हो गया सर, दो बंद पास हो गया। कोई सा भी आकृति का ले सकते हो, मैंने एक
जनरली ले लिया है ना। यहाँ पे अपना नामांकन कर दिया जाए। ठीक है, सबका नाम जो है अलग कलर से लिखा जा रहा है, पीले से। हालांकि मैं बंद पृष्ठ पहले लिखा दूं, ए, कैसे भी बंद पृष्ठ बना दो। ये हमारी बी है, और ये हमारी सी है, और ये है डी है, और ये ई है, और ये एफ। ये मैंने इसका नामांकन कर दिया। रही बात धारा विभवांतर की, तो ये हम कह रहे हैं प्रतिरोध R1 है। इसमें जो प्रवाहित यहाँ, सॉरी यहाँ पे जो सेल है वो E1 है, मैं कह रहा हूँ प्लस माइनस। यहाँ का जो सेल है वो मैं कह रहा हूँ E2 है, प्लस माइनस। यहाँ का जो प्रतिरोध है मैंने बोल दिया आपको R2। ठीक है, इसमें जो प्रवाहित धारा है मैं कह रहा हूँ I1 है, और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो कह रहा हूँ I2 है। अब दोनों धाराएं यहाँ पे मिलेंगी तो इसमें जाएंगी, तो इसमें कितनी धारा जाएगी? इसमें का प्रतिरोध मैंने कहा R3 है, इसमें कितनी धारा जाएगी? सबको पता है सर, I1 प्लस I2। ठीक है सर, पर यहाँ पे धारा पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ पे अपनी धारा कौन सी? I2 इधर चली आएगी, और I1 अपनी इधर चली आएगी। ठीक है सर, सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी धारा वहां पहुंचना भी चाहिए। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम परिपथ में चलेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है सर? सेल भी मिल सकता है, धारा भी मिल सकती है, और प्रतिरोध भी मिल सकता है। तीन ही लोग हमें परिपथ में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये नियम कैसे लगाना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चिन्ह परिपाटी इसकी क्या कहती है, तुम्हें चिन्ह परिपाटी समझना। फिगर सबको दिख रहा है? मैं थोड़ा और इधर कर देता हूँ फिगर, कोशिश करके मैं और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सबको दिख रहा है? बोलो यस सर, दिख रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे नियम क्या कहता है सुनो। अगर तुम परिपथ में चल रहे हो, परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी, ये चाहे तुम मत लिखना जो परिपाटी में बता रहा हूं। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, और इसको बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि अगर आप चल रहे हो, ध्यान से सुनो, चार स्थिति बनाऊंगा। एक स्थिति, दो स्थिति, तीन स्थिति, और चार स्थिति। इस चार स्थितियों में आपको समझना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर हम मान लो हम परिपथ में चल रहे हैं, ये तो हमें यहाँ पे एक सेल मिल गया। क्या मिल गया? सेल, जो धन से क्या हो रहा है? अगर मैं, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं जो है इधर ही जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मेरे भी चलने की दिशा है, मैं अपने आप को यहां बना दे रहा हूं जी। और मैं आपको एक बात कंफर्म कर दे रहा हूं कि मैं सब में चारों तरफ इधर ही चलूंगा। मैं कंफर्म हूं, मैं कंफर्म हूं, चारों केस में मैं इधर ही जाऊंगा। तो मेरे को मान लेना, ठीक है? मेरे मानने का मतलब है जो बंद परिपथ है वो समझना। हम इधर जा रहे हैं तो पहले हमें सेल का धन टर्मिनल मिला, फिर ऋण मिला। तो धन से हम क्या हो रहे हैं? ऋण। धन से हम ऋण की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपना विद्युत वाहक बल है उसको हम माइनस लिख देंगे। बस इतनी सी बात है। दूसरे स्थिति में ये है कि ऋण पहले मिल गया, धन बाद में। तो देखो, अभी भी मैं जा उधर ही रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला कि चारों कंडीशन में इधर ही चलूंगा। तो मैं जा रहा था, पहले ऋण मिला फिर धन मिला, तो धन, ऋण से क्या हो रहा हूं? धन। तो विद्युत वाहक बल को कैसे लिख देंगे? धन की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। धन से ऋण हो रहा हो तो ऋण, ऋण से धन हो रहा हो तो धन, दिक्कत नहीं। अब यही चीज धारा के लिए देखो आप, धारा के लिए क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, ये R है, और इसमें प्रवाहित क्या है? धारा है। क्या है? प्रवाहित। मैं उधर ही जा रहा हूं, हमारे दिशा में ही धारा बह रही है। क्या है? मैं कह रहा हूं मैं उधर जा रहा हूं, मेरी ही दिशा में अगर धारा बह रही है, तो बताइए धारा और इसका गुणनफल मैं कैसे, दिशा कैसे लेता हूं? अब बताइए क्या होता है बच्चों, जो जो बच्चे पढ़ चुके हैं बताइए। मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं, ये धारा हमारे दिशा में चल रही है, तो आई आर को प्लस मिलेंगे या माइनस में? तो बच्चे ने बोला माइनस आई आर, इनको हम संगत मिलेंगे, ये होगा माइनस आई आर। फिर से वही स्थिति आएगी, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, इस बार धारा क्या है? विपरीत दिशा में। मैं जा रहा हूं उधर, लेकिन धारा हमें क्या हो रही है? विपरीत दिशा में मिल रही है। इस बार
इस बार क्या होगा, प्लस आई आर आपको लिखना है मेरे भाई। क्या लिखना है, प्लस आई आर। इतना ही रूल अगर आप लगा देते हैं, इतना रूल अगर आप लगा देते हैं तो मेरे भाई आपको ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी बहुत ही बढ़िया से। अब देखो ये हम इस परिपथ में आपको हम चल के दिखाने वाले हैं, इस परिपथ में हम आपको क्या है, चल के दिखाने वाले हैं। हम भले टाइम ले रहे हैं लेकिन ये चीजें हमें समझाना है भाई, क्योंकि ये चीजें ना न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, मैं इस पे बहुत जल्दी करा के भाग नहीं रहा हूँ, इसलिए इसलिए इसको बहुत ही बढ़िया से मैं समझा रहा हूँ। ये चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, बोर्ड एग्जाम में इसको नहीं लिखना, ये आपको याद रहना चाहिए। वो ऊपर वाला चित्र बनाना है, और जो अब मैं बना रहा हूं देखो, बंद पास, हमारे पास दो बंद पास है, बंद पास के लिए लागू होता है। इसको हम कह रहे हैं दिस इज अ फर्स्ट बंद पास। क्या ये है, ये हमारा पहला बंद पास है, ये हमारा क्या है, प्रथम बंद पास है। ठीक है, और ये हमारा द्वितीय बंद पास है। ठीक है, तो देखो बंद पास में तुम्हारे चलने के लिए कई तरीके हैं, चलने के लिए जो तरीके हैं आपके कई सारे तरीके हैं। कैसे, देखो हम ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी, फिर ए चले जाएंगे तो बंद पास हो जाएगा। या फिर ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, सुनने पे ध्यान दो, फिर वहीं पहुंच जाएंगे तो बंद पास हो जाएगा। तो हम कहते हैं दो बंद पास है, तो पहले लिखेंगे प्रथम बंद पास। क्या, ए से हम चल रहे हैं बी, बी से चल रहे हैं सी, और सी से चल रहे हैं हम डी, और डी से फिर आ जाएंगे ए पे में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम बंद पास। अब यही जो ए बी सी है ना, यही हमारे चलने की दिशा है, जो भी मैं बता रहा था यही हमारे क्या है, चलने की दिशा है मेरे भाई, यही हमारे क्या है, चलने की दिशा है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझो। तो देखो सुनना क्या क्या मिल रहा है, पहले हम सेल की बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो ए से हम जब बी जा रहे हैं तो पहले सेल के लिए देखो, ए से जब हम बी जा रहे हैं तो सेल क्या हो रहा है, धन से क्या हो रहे हैं, ऋण। सेल क्या हो रहा है, धन से क्या हो रहा है, ऋण। ऋण हो रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, -E1। क्लियर, बोलो बच्चा पार्टी, सही है। ठीक है, अब जब ए से बी जा रहे हैं तो हमारे चलने की दिशा में धारा नहीं है, हमारे चलने के विपरीत दिशा में है, हमारे चलने के क्या है, धारा विपरीत दिशा में है। तो कैसे लेंगे भैया, प्लस का आई आर, तो प्लस का क्या होगा, I1 R1, दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया। अब फिर अब हम बी से सी आ रहे हैं तो कोई है ही नहीं। अब हम सी से डी जब आ रहे हैं, देखो चित्र में देखो, सी से डी, सी से डी देखो, अब सी से जब डी आ रहे हैं तो फिर से हमें सेल मिल गया। सेल क्या हो गया, ऋण से क्या हो रहे हैं, धन की ओर आ रहे हैं, तो +E2 लिख देंगे। अब यही चीज धारा प्रतिरोध के लिए देखो, तो देखो सी से जब डी आ रहे हैं तो धारा हमारे चलने की दिशा में है, तो कैसे लिखेंगे, माइनस का I2 और R2 बराबर क्या होगा, बीजगणितीय योग 0 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I1 R1 -I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 E2 को इधर कर देते हैं तो इधर आ जाएगा E1 -E2। ये चीज आपको लगाना आ गया ना मेरे भाई, भाई साहब जौन जौन सवाल अभी भयानक भयानक करेंगे कि तुमसे कोई आगे निकल ही नहीं सकता। That's it। ये पहले बंद पास के लिए मैंने इक्वेशन निकाल दी, क्या बात कह दी सर ने। बहुत देखो, मैं भले करा रहा हूँ, वो आराम से करा रहा हूँ, लेकिन ये प्रोसेस ही ऐसा है समझने वाला। जिन बच्चों को आ रहा है ठीक है, मैं मानता हूं। दूसरे बंद पास, द्वितीय बंद पास, मुझे तो हर एक बच्चे को लेके चलना है, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है उसे भी लेके चलना। द्वितीय बंद पास, द्वितीय बंद पास में आप कैसे भी चलो, आप चाहे उल्टा चलो चाहे सीधा चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, इस बात को मान लेना है ना। नहीं सोचो उल्टा चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गड़बड़ होगा, वही का वही आएगा। अब दूसरे में हम चाहे जैसे चलें, सी से डी, डी से जो चाहे जहां से चलो, तुम्हारी जो मर्जी, चाहे तुम डी से चलो, डी से चल देते हैं। हम डी से जा रहे हैं सी, सी से जा रहे हैं एफ, और एफ से जा रहे हैं ई, और एफ ई से कहाँ आ जा रहे हैं, कह रहे फिर से डी। पास तो हमारा बंद हो जाएगा ना, देखो ना, डी से सी,
सी से एफ, एफ से ई, ई से डी में जाएंगे तो पास हमारा बंद हो जाएगा। यस, अब आगे देखिए, समझना, तुम डी से सी जा रहे हो तो पहले सेल के लिए देखो, पहले सेल, तो सेल क्या हो रहा है, धन से क्या हो रहा है, ऋण। डी से सी में देखो सेल क्या हो रहा है, धन से ऋण हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, ऋण, माइनस ई टू, माइनस ई टू। अब हम धारा और प्रतिरोध के लिए देखेंगे, जब सी से डी जा रहे हैं तो धारा हमारे चलने की विपरीत दिशा में है, इसका मतलब प्लस आई आर, तो प्लस आई टू आर टू लिख देंगे। ठीक है सर, अब सी से एफ में कोई है ही नहीं, अब आते हो एफ से ई में, जब एफ से ई आ रहा हूं तो धारा हमारी चलने की विपरीत दिशा में, सेल तो लगा ही नहीं, धारा हमारे चलने के क्या है, विपरीत दिशा में है, तो कैसे लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। धारा हमारे चलने की विपरीत दिशा में है तो प्लस का लिखते हैं, सॉरी 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 सॉरी, धारा हमारे चलने की विपरीत दिशा में है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, प्लस में लिखते हैं, तो प्लस में क्या होगा, आई वन प्लस आई टू, और क्या हो जाएगा, आर थ्री, बराबर क्या होगा, जीरो, कुछ है ही नहीं, यहां से हम लिख सकते हैं आई वन आई टू, प्लस में लिखना है भैया, प्लस में आर टू, प्लस आई वन आई टू को आई थ्री भी बोल सकते हो सवाल में, कोई दिक्कत नहीं, और आर थ्री बराबर ई टू को इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा। ये मेरे भाई आपका एजेंडा है, क्या खतरनाक, इतनी बात तुम्हें लिखना है, समझा, मैं तो समझा रहा था क्योंकि हर एक बच्चे को मुझे देख के चलना है, ठीक है, हर एक बच्चे को मुझे क्या करना है, देख के चलना है, इसलिए मैं समझा के बहुत बढ़िया से कोशिश किया हूँ। प्रथम बंद पाश में ऐसे, तो इस तरह से दो बंद पासों में हम चलेंगे, और ये चीजें याद रखना, जब न्यूमेरिकल लेके आऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस न्यूमेरिकल। अब इसी के बेस पे व्हीट स्टोन सेतु है, इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, निगमन करते हैं। ठीक है, अगला हमारा लास्ट टॉपिक है, ये रहा, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियम से समझाइए। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ, यार व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ खींचकर उसकी साम्यावस्था को प्रतिबंध निकालिए। ठीक है सर, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध का स्थापित कीजिए। ठीक है सर, फिर से कह रहा है ये पी की, अब की बात इसमें दे दिया प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, पी क्यू आर एस, पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे भाई, बहुत अच्छे से डेरिवेशन करने वाले। ये हमारा क्या है, आज का लास्ट हेडिंग है। सर आप कुछ सुनाओ। अरे यार, अच्छा नया टॉपिक आ गया, चलो ठीक है, एक आपके लिए है, जो तुम्हें लोग ना समझते हैं, कोई एटीट्यूड वाला है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एटीट्यूड बना के रखो। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो। मैं क्या बोला, कि खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो, जो लोग तुम्हें ना समझे उन्हें समझना छोड़ दो। क्या बोले, क्या बोले, खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो, जो लोग तुम्हें ना समझे उन्हें समझना छोड़ दो, भाई समझना छोड़ दो। That's it. यही फंडा अपनाया करो, किसी के बैकवर्ड डायरेक्शन में भागना नहीं है। जो समझे तुम्हें उसे समझो, जो ना समझे उसे ना समझो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आइए, तो इस को हम लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान से समझना। व्हीट स्टोन ब्रिज सिद्धांत समझाना है, पहले तो मैं इसको लिखूंगा भी थोड़ा सा सिद्धांत, तो फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, देखो पहले तो इसकी हेडिंग लगा दूं तब फिर बताऊंगा। व्हीट स्टोन ब्रिज इसको बोलते हैं, ओहो ओहो, देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन सेतु को क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन सेतु। ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, एक जो है चार विशेष, एक चतुर्भुज के आकार के एक आकृति ली, जिसमें उन्होंने चार विशेष प्रतिरोध लिया, जिसे यहाँ पे दिया गया पी क्यू आर एस, तो मैं यहाँ के दृष्टिकोण से पी क्यू आर एस ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, एक चतुर्भुज की आकृति ली जिसमें चार प्रतिरोध लगा दिए। सर किस तरह से दिखाइए, इस तरह से दिखाइए, इन्होंने क्या किया, इस तरह से चार प्रतिरोध लिया, यहाँ पे चतुर्भुज बनाया,
और यहाँ पे एक चतुर्भुज लगा दिया, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक चतुर्भुज चतुर्भुज लगा दिया, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये इस तरह से चित्र आप खूबसूरत सा बना लीजिएगा। और इन्होंने क्या किया, एक इस तरह से चतुर्भुज लिया जिसका नाम रख दिया उन्होंने, इसका नाम रख दिया ओ माय गॉड ई, इसका नाम उन्होंने रख दिया क्यू, इसका नाम रख दिया आर, और इसका नाम रख दिया एस। ये 4 प्रतिरोध है। मैं प्रतिरोध आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि दिखता रहे, अगर नहीं दिख रहा है तो ये 4 प्रतिरोध दिख रहा होगा आपको, मैं ग्रीन कलर चला दिया, ठीक है। ये 4 प्रतिरोध लिया उन्होंने, और इससे क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे एक विकर्ण जोड़ दिया, एक और प्रतिरोध जोड़ दिया यहाँ पे, तो उन्होंने गैलेनोमीटर जी लगा दिया, गैलेनोमीटर जी, इसको विकर्ण भी बोलते हैं। और इसको इन्होंने क्या किया, एक जो है सेल या बैटरी से इसको यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पर इन्होंने क्या, एक कुंजी लगा दी, की लगा दी, की एक कुंजी लगा दी, की के साथ ये इन्होंने क्या किया, प्रतिरोध। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है, दिखा रहा होगा, ठीक, इतना बड़ा, ठीक है यार। 4 प्रतिरोध लिया उन्होंने, ठीक है सर। अब जैसे ही उन्होंने क्या किया, कुंजी को ऑन किया, कुंजी को क्या किया इन्होंने, ऑन किया, यहां से धारा प्रवाहित हुई, वोल्टेज वी था, धारा आई प्रवाहित हुई। ध्यान से सुनना, धारा जब आई प्रवाहित हुई, यहाँ पे जब धारा पहुंची, हम इसको ए का नाम देते, ए, इसको बी का नाम दे दे रहे हैं, इसको सी का नाम दे दे रहे हैं, इसको डी का। 4 बिंदु हम ले लेते हैं, कितने बिंदु, 4 बिंदु। आई थिंक बी वाला ऊपर नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा कट रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, धारा को मैं अलग, अब यहाँ पे जैसे ही ए बिंदु पर धारा पहुंची, धारा बढ़ गई, इधर हमने कहा I1 धारा गई, और यहाँ पे धारा जो गई मैंने कहा I2 गई, ठीक है सर। अब यहाँ पे जैसे ही धारा पहुंची यहाँ पे बी बिंदु पर, तो इधर देखो, अब यहाँ पे इसमें जो धारा आई, भाई फिर से धारा के 2 रूट बन गए, इसमें जो धारा आई उसको मैंने कहा IG, IG का मतलब गैलेनोमीटर में बहने वाली धारा मापी, धारा मापी क्या है मैं बता रहा हूँ। और इसमें जो धारा जाएगी वो फिर क्या होगी सर, इसमें फिर जो धारा जाएगी वो क्या होगी, वो हम बोलेंगे I1 माइनस IG। मतलब ये कि I1 में से अगर धारा हम क्या करेंगे, IG को घटा देंगे, तो इसमें वाली धारा पता चल जाएगी। अब इधर ये धारा आई IG, और इधर से धारा कितनी है I2, इधर से I2 आ रही है, इधर से IG आ रही है, तो इस यानी DC में कितनी धारा जाएगी, तो इसमें धारा कितनी जाएगी, I1, वो I2 प्लस IG धारा इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही, ये इतनी धारा। क्या धारा का नामांकन करना आया आपको, क्या धारा का नामांकन करना आया आपको, क्या धारा का नामांकन करना आया। अब यहाँ पे जी जो गैलेनोमीटर है, ये जो गैलेनोमीटर है वो क्या है, देखो ये क्या करता है, धारा की उपस्थिति को पता लगा, धारा का परिमाण और धारा की उपस्थिति को क्या करता है, बताता है। जैसे ही हम क्या करें, सेल के द्वारा धारा को प्रवाहित करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि गैलेनो जो मीटर लगा है उसमें सुई का विक्षेप हो रहा है, सुई का विक्षेप होता है, तो इसमें हम समझते हैं कि धारा बह रही है। अगर सुई का विक्षेप जितनी ज्यादा तेजी से होगा, हम समझेंगे धारा की प्रबलता उतनी ही क्या है, अधिक है। तो हमारे पास एक जो है सर्पी कुंजी होती है, उसको हम क्या स्पर्श करा के शून्य विक्षेप की स्थिति में लाते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो व्हीट स्टोन सेतु है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें P बाई क्यू और R बाई एस बराबर हो जाता है, तो गैलेनोमीटर में जो धारा है वो नहीं बहती है। यानी कि गैलेनोमीटर वाली में जो IG धारा है वो शून्य हो जाए, तो परिपथ में जो व्हीट स्टोन सेतु है उसको बोलते हैं बैलेंस स्थिति। क्या बोलते हैं, बैलेंस। और बैलेंस कंडीशन में ही इसका निगमन किया जा सकता है। इसका क्या किया जा सकता है, निगमन किया जा सकता है। इसका मतलब IG धारा कितनी है, 0 है। IG धारा कितनी है, 0। अब देखो IG धारा जब 0 हो गई, तो जहां जहां IG है वहां क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो भैया देखो
अब यहाँ पे अगर सोच के देखो, अगर IG धारा 0 नहीं होती तो P और Q में जो प्रतिरोध है, P और Q जो प्रतिरोध है, P और Q जो प्रतिरोध है, ये भी समांतर क्रम श्रेणी क्रम में नहीं होता, और R और S ये भी श्रेणी क्रम में नहीं होता क्योंकि बीच में धारा जा रही है, समांतर क्रम में भी नहीं होता। तो यहाँ पे ये स्थिति क्या है, हटती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी, और शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी तो व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस होता है। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको लिख दे रहा हूं क्योंकि जरूरी है। क्या है कि देखो इन्होंने क्या किया, पहले पूरी बात सुन लें। क्या किया वैज्ञानिक ने, चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा एबीसीडी के द्वारा जोड़ दिया, जिसमें एक धारामापी लगा दिया, बीच में एक विकर्ण लगा दिया। ठीक है, अब इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आती है। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब है जब गैलेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, जब धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होती है तो मीटर सेतु की तो है जो सेतु का संतुलन अवस्था, सेतु क्या होता है, संतुलन अवस्था में होता है। उस समय दो P/Q और R/S क्या हो, संतुलन अवस्था में होता है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बातें, इतनी ही बात लिखना है, परफेक्ट बात लिख रहा हूं भाई, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। जब धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, शून्य विक्षेप विक्षेप जब धारामापी शून्य विक्षेप में होता है, मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, होता है तो व्हीट स्टोन सेतु व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है। संतुलन, व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है। ठीक है, फिर से देखो, धारा जब धारामापी में, पहले तो इसको हम भाई स्पर्श कराते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति लाते हैं। तो जब शून्य विक्षेप, जब धारामापी शून्य विक्षेप में होता है, यानी शून्य विक्षेप स्थिति में होता है, तो व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है। व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है। तो दो संलग्न भुजाओं में, दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात दो अन्य प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता, यही सिद्धांत है। अगर सिद्धांत लिखने के लिए है इतना लिख देना। जब धारामापी शून्य विक्षेप में होता है, यानी शून्य विक्षेप स्थिति में होता है। ठीक है, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, इतनी बात याद रखना। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो P/Q है बराबर R/ जो S है वो होता है संतुलित। ये होना कि जब धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है तो व्हीट स्टोन सेतु अपना संतुलन अवस्था में होता है। इस अवस्था में दो प्रतिरोधों का अनुपात अगले दो प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, इसका निगमन करेंगे। क्या करेंगे, निगमन करेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। करना है, अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे भैया, हम हेडिंग लगाएंगे क्या, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, ये जरूरी है। व्हीट स्टोन, ओहो, व्हीट स्टोन व्हीट स्टोन के व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन, व्हीट स्टोन सेतु के, एक मिनट, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन अवस्था का, अवस्था का व्यंजक यानी निगमन। अब ये हमारी हेडिंग है। अब हम ये समझ गए कि जो व्हीट स्टोन सेतु है हमारा, वो क्या है, संतुलन अवस्था में। किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है। किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में। अब जब संतुलन अवस्था में है तो ध्यान से सुनना, गैलेनोमीटर में जो आईजी है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। बस ये बात याद रखना, और यही स्थिति हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है सर, तो बस हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम डायरेक्ट लगाएंगे, प्रथम नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो किरचॉफ के नियमानुसार लिखेंगे, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियम पे ही आधारित है व्हीट स्टोन सेतु, तो इसी के नियम से लगाएंगे। देखो देखो जी देखो, चलो इधर चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा दे। बंद, हमारे पास दो बंद पास है, समझो समझो, दो बंद पास है। एक, ध्यान से सुनना, एक तो ये है पहला, दिख रहा होगा क्या, देखो अब जहां मैं पिंक, ए बी और ये डी, फिर से ए, ये एक बंद पास है। और चलने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख देंगे, प्रथम बंद पास में लिखना पड़ेगा, प्रथम बंद पास कौन सा था, ए से जा रहे हैं बी, और बी से जा रहे हैं डी, और डी से आ रहे हैं ए। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं मेरे भाई, एक बात तुम्हें मैं और बता दूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ये चीजें भूल गया था बोलना, कि देखो बी और डी, व्हीट स्टोन जब धारा तभी नहीं प्रवाहित होगी, ध्यान से सुनना, जो गैलेनोमीटर है जी, बीडी में धारा तभी प्रवाहित नहीं होगी जब जब दो बी और सी, सॉरी बी और डी के विभव का जो अंतर है वो समान होगा। अब जैसे मैंने यहाँ 10 वोल्टेज दिया, ए पे पहुंचा 10 वोल्टेज में 5 वोल्टेज बी पे पहुंच गया, अब 5 वोल्टेज क्या पहुंच गया, डी पे पहुंच गया। तो चालक तार के दोनों सिरों पर बी और डी पे विभव क्या हो गया, समान हो गया। तो विभव समान हो गया तो इसमें वैसे भी धारा नहीं प्रवाहित होगी। हम तब भी कह सकते हैं कि व्हीट स्टोन संतुलन अवस्था में यानी आईजी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी जब विभवांतर क्या होता है, बी और डी के बीच के सिरों का विभवांतर क्या हो, शून्य हो। तो हम कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है। ये बातें मैंने बोला, हाँ भूल गया था, ठीक है जी, दोबारा बता दिया। चलिए अब चलो भैया देखो, यहाँ पे ए से जा रहे हैं बी, तो ए से जब बी जा रहे हैं तो धारा हमारे चलने की दिशा में है। ए से जब जा रहे हैं बी तो धारा हमारे क्या है, चलने की दिशा में है। ए से जा रहे हैं बी तो धारा हमारे क्या है, चलने की दिशा में है। तो क्या करेंगे, प्रतिरोध, और इसको कैसे लेंगे, माइनस में। तुम लिखेंगे माइनस I1 P। फिर देखो, फिर अब क्या है, ओहो माय गॉड, अब क्या है, बी से डी आ रहे हैं, बी से जब डी आ रहे हैं तो भाई आईजी में तो कोई धारा जा ही नहीं रही है, बी से डी में आने में जो प्रतिरोध है वो जी को ही लिया गया है। तो यहाँ पे उसी दिशा में है तो माइनस
आई जी, गैल्वेनोमीटर जी। ठीक है, फिर अब देखो डी से हम कहाँ जा रहे हैं, डी से ए में जा रहे हैं, तो धारा हमारे चलने की क्या है, विपरीत दिशा में है, तो इसको हम कैसे लेंगे, प्लस का आई टू हो जाएगा, प्लस का आर में हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा जी, बोलो ना, बोलो 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 बोलो। अभी यही तो सिखाया, देखो बैक में चलो, क्या बोला कि धारा हमारे चलने की विपरीत दिशा में है तो माइनस का लेते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सही तो है, धारा हमारे चलने की दिशा में है तो माइनस आई आर लेंगे, और विपरीत दिशा में तो प्लस आई आर। ठीक, तो यहां से डी से सी में डी से ए में जाने पे धारा हमारे विपरीत है, लिखेंगे प्लस में, क्या लिखेंगे प्लस में, आई टू आर बराबर क्या हो जाएगा, सेल तो लगा नहीं, जीरो। तो इसको हम इधर करेंगे, देखो आईजी में तो कोई धारा प्रवाहित हो नहीं रही है, तो ये वाला डाटा हमारा पूरा छूट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं जब इसे आई टू माइनस आर उधर जाएगा तो माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो ये लिख सकते हैं आई वन पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा आई टू आर। ये समीकरण हमारा एक बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आईजी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, बैलेंस स्थिति में तो छोड़ देंगे ना, क्यों जीरो से गुणा करके दिखाना है। चलिए अब इसी प्रकार द्वितीय बंद पाश, द्वितीय बंद पास कहाँ से लेते हैं, आइए ले लेते हैं, देखो चित्र में चलो, चित्र में हम कहाँ से चलते हैं, चाहे जहां चलो, बी से सी, सी से डी, डी से बी, बी से सी जाओ, सी से बी, बी से सी जाओ, सी से आओ डी, डी से कहाँ चले जाओ फिर बी पे, तो चलो बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, डी से फिर वी में आ रहे हैं, में। अब तुम्हें ध्यान से देखना है, देखो ध्यान से देखो मेरे भाई, चित्र में फिर से हम आपको लेके चलते हैं। हमने कहा बैलेंस स्थिति है, तो बैलेंस स्थिति में आईजी में तो कोई धारा जाएगी नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं ना, हटा देते हैं, तो हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारी कुल धारा कितनी जा रही है, उधर से आई वन आ रही है, इधर से आई टू, ठीक है। बीसी क्या है, धारा हमारे चलने के दिशा में है, तो कैसे लिखेंगे, माइनस का, बढ़ो, बी से सी जाने पे धारा हमारे चलने की दिशा में, तो ये लिखेंगे माइनस माइनस आई टू क्यों, ठीक है। अब फिर से देखो, सी से जब डी आ रहे हैं तो धारा हमारे चलने के क्या विपरीत है, तो प्लस का लेंगे, प्लस का क्या आई टू, नो 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 नो, एक मिनट एक मिनट, इसमें तो आई वन है, सॉरी, इसमें तो आई वन ही है, क्यों आई टू पे चले गए, इसमें तो आई वन ही है, इसमें आई टू और क्या होगा एस, फिर सी से डी चले गए, आई टू यस हो जाएगा, अब डी से बी जा रहे हैं तो माइनस, हमारी धारा हमारे विपरीत दिशा में, प्लस आई आर हो जाएगा, प्लस आई जी हो जाएगा, आई जी कैपिटल जी। चलो भैया चलो, ये बार बार रुकने वाली चीज बड़ी गड़बड़, बराबर जीरो, यहाँ पे सॉरी मेरे भाई, आर नहीं यस है, आर नहीं यस है, देख लो भाई, फिर से देख लो, फिर से, जब बी से सी आ रहे हैं तो आई वन क्यों हो जाएगा, सी से डी आ रहे हैं तो विपरीत दिशा में प्लस आई टू यस हो जाएगा, और डी से बी जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आई जी और कैपिटल जी प्लस में, ठीक है बराबर जीरो। अब आई जी में तो धारा कोई प्रवाहित हो नहीं, इसमें हो जाएगी जीरो, तो इसको करेंगे हम उधर, तो ये हो जाएगा आई वन क्यों बराबर आई टू, समीकरण कितना हो जाएगा दो, क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है अब तुमको, समीकरण एक भागे दो कर दो, समीकरण एक भागे दो कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, खत्म करते हैं पूरी क्लास को। देखो जब यहाँ पे समीकरण एक और दो में भाग करेंगे क्या होगा, तो आई वन पी बटे क्या हो जाएगा, आई वन क्या हो जाएगा क्यों बराबर आई टू आर बटे आई टू एस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कटने वाले कट रहे हैं, आई वन से आई वन कट गया, आई टू से आई टू कट गया, तो जो हमारा रिजल्ट आया पी अपान क्यों बराबर आर अपान एस। यही मेरे भाई क्या करना था, हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।
यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये आपको क्लियर हुआ मेरे भाई? बोलो 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 बोलो। सारे डेरिवेशन आप एक एक डेरिवेशन अच्छे से लिख लेना। अब बताइए, किसी को कोई डाउट है? मैं आपसे 2 मिनट बात कर लेता हूँ। किसी को कोई डाउट है? बताइए बताइए बताइए, कमेंट करिए फटाफट फटाफट। क्या कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या है? सारे निगमन मैंने अच्छे से कर दिए हैं और ये बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स सब लोग बना लो मेरे भाई, शॉर्ट नोट्स सब लोग बना लो, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाली है। क्या है? बहुत काम आने वाली है। यही बोर्ड एग्जाम में आप लोग रिवाइज करके बार बार इसको क्या है जाएंगे। और देखना भाई, मैंने बताया है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। 10 सालों में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्या है 97 नंबर, 95 नंबर, यहाँ तक कि 98 नंबर तक मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स में नंबर लाए हैं। लेकिन ऑफलाइन के बच्चे, ऑफलाइन के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो जान लो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस मैं चाहता हूँ कि सारे ऑनलाइन के भी बच्चे भी इसी तरह से पढ़े, एक रेट आंसर दे के आए। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा फिजिक्स का, ठीक है। और कोई समस्या है तो आप बताइए। और कोई समस्या किसी विद्यार्थी का है? यस यस यस, नो, यस सर, ओके। तो मेरे भाई, जाते जाते मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके लिए 2 लाइन सुना दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, सोइएगा और बढ़िया से फिर कल मिलते हैं। क्या है, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने तेरा नाम ही लेकर, मैंने तेरा नाम लेकर ही सारे काम किए हैं। क्या कहता हूं मैं? कि मैंने तेरा नाम लेकर ही सारे काम किए हैं, सारे काम किए हैं। मैंने तेरा नाम लेकर ही सारे काम किए हैं महादेव। और लोग समझते हैं, और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। हालांकि यहाँ पे ठीक है, जो भी है शायरी वगैरह जो भी है वटेवर, पर यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। दैट्स वी प्रैक्टिस। यहाँ भगवान उसी का साथ देते हैं जो बंदा किसी काम में लगा हुआ है, उसमें उसकी सहायता करते हैं। जो बंदा कुछ भी नहीं करेगा उसकी सहायता कभी नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। आई होप कि आप लोग ये बात समझते हैं। तो मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय मेरे पढ़ाकू आर्मी। बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।